हेलो। आज हम लोग देखेंगे भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों का उल्लेख है। तो मूल अधिकार जो हैं भारत में सबसे बड़े पार्ट हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़े हिस्से में घोषित किए गए हैं। और सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है, क्योंकि आपका हर एक कोई भी एग्ज़ाम हो एक्स वाई जेड, तो उन सब में लगभग मूल अधिकार से एक क्वेश्चन ज़रूर पड़ा होता है और कई प्रकार से पूछता है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा सब पढ़ना होता है संविधान में हमारे मूल अधिकार हैं, क्योंकि यहाँ से कई टाइप से एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। तो पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो मूल अधिकार जो हैं ये भाग 3 में है। भाग 3 में, ठीक है, कभी-कभी भाग भी पूछ लेता है, तो भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे 14 से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 14 से लगभग आपको 32 तक पढ़ते हैं, है ना? क्योंकि क्या है कि जो 12 है, 13 है, 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। तो ये अनुच्छेद एग्जाम में कम आते हैं या बड़े एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद 33, 34, 35 जो हैं ये सब आर्मी से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जाम में बहुत कम आते हैं। तो आपके जो एग्जाम में आते हैं उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक। हाँ, तो आगे आते हैं। कहता है मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों संख्या कितनी है। तो कितनी है? 23 है। कहता है मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार, हाँ सही बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार होते क्या हैं। तो मूल अधिकार, देखिए, यानी कि ये ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, एक्स वाई जेड, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग, कोई भी वर्ग का हो, तो उसके जिस प्रकार से जीवन जीने का उसकी क्षमता है, उसे वो जीवन जीने सक्षम में बनाता है मूल अधिकार, है ना। और ये मूल अधिकार जो इसमें दिए गए हैं, हमारे संविधान में जो वर्णित हैं, इनके आधार पर ही वह अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकता है, ठीक है। आयन कहता है मूल अधिकार से संबंधित प्रथम दस्तावेज कौन सा है। यानी मूल अधिकार संबंधित जो विश्व में पहला बार आया, उसे हमने क्या बोला? उसे हमने बोला मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो था ये मूल अधिकार से संबंधित था और ये ब्रिटेन में आया था। कहाँ पर? यूके में आया था सबसे पहले। और मुझे सबसे पहले मूल अधिकार कहाँ पर आए, तो कहाँ पर आए? ब्रिटेन में आए थे। कहता मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किसने किया था। तो जब ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा आया था तो वहाँ पर सम्राट जॉन थे, उन्होंने साइन किए थे। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मान्यता कब प्रदान की गई? तो 1215 में मैग्ना कार्टा आया था, ठीक है। आयन कहता है ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स को सम्राट द्वारा मान्यता कब मिली थी। तो ये ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट्स की बात कर रहा है, तो 1689 में मिली थी। आयन कहता है भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग कब की गई। तो भारत में जो सबसे पहले मूल अधिकार की मांग की गई थी, तो वो 1895 में की गई थी। 1895 में की गई थी, ठीक है। यहाँ पर लाया गया था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक लाया गया था और तब ये की गई थी। अमेरिका संविधान में मूल अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो अमेरिका संविधान में 10वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप पीसी लेवल का दे रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता है बहुत। कहता है श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा प्रस्तुत कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की मांग कब की गई थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने 1925 में मांगे थे मूल अधिकार। मोतीलाल नेहरू ने मूल अधिकार की मांग कब की थी? इन्होंने 1928 में की थी। इन्होंने जब प्रस्ताव दिया था, नेहरू नेहरू रिपोर्ट जो बनाई थी, उसी में मूल अधिकारों की मांग की थी। सन 1934 में मूल अधिकारों की मांग को किस समिति ने अस्वीकार कर दिया। तो 1934 में संयुक्त संसदीय समिति ने किया था। ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक, ये क्वेश्चन नहीं आता है। आइन कहता है किस अधिनियम में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था। तो जो हम सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है 1935 का अधिनियम, इस अधिनियम में मूल अधिकार शामिल नहीं थे। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किए जाने की मांग कब व किसने रिपोर्ट में पेश की थी। तो 1945 में टीबी सप्रू ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। और जो हमने अभी बात की, कब? 1895 में। तो ये भारत में सबसे पहले की बात है, ठीक है। परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो जब संविधान निर्माण हो रहा था तो बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, तो उसमें थी एक परामर्श समिति। के परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे कहता है मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यक अधिकारों पर सिफारिश करने वाली उप समिति, यहाँ पर देखिए उप समिति की बात कर रहा है। उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी थे। संविधान के प्रवर्तन के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। यानी जब हमारा संविधान बना तब उसमें मूल अधिकार कितने थे? तो कितने थे? 7 थे।
और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में बात करें तो 6 हैं। एक हटा दिया, क्या? संपत्ति का अधिकार। कहता किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, जब हम पढ़ते तो हमें कन्फ्यूजन होता है 44वां है कि 42वां है, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े संविधान हैं। देखिए, संपत्ति जो है वो आपकी बड़ी होती है, तो इन दोनों में से बड़ा वाला है ना, यानी 44वां। मूल अधिकार व्यक्तियों को किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? तो जो मूल अधिकार होते हैं ये राज्य विरोधी होते हैं, यानी राज्य के विरुद्ध होते हैं ये अधिकार। ठीक है। व्यक्तियों के विरुद्ध मूल अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेगा, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। कहता है, क्या व्यक्ति अपने मूल अधिकार का अद्यतन कर सकता है? अद्यतन का मतलब होता है त्याग। क्या कोई भी अपना मूल अधिकार छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। कब तक? जब तक वो अपना देश नहीं छोड़ देगा, जब तक वो मर नहीं जाएगा, तो अपने मूल अधिकार नहीं छोड़ सकता है। ठीक है। अगर उसकी भारतीय नागरिकता है तो उसके पास मूल अधिकार रहेंगे ही। ऐसे मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं, वे कौन कौन सा अधिकार हैं? तो 15, 16, 19, 29, 30, ये आपके जो 5 अधिकार हैं, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं। ठीक है। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि जब विदेशी यहाँ पर आता है तो उसे भी मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये वाले अधिकार प्राप्त नहीं होते, बाकी सभी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। कहता है, किसके आदेश पर मूल अधिकारों पर युक्त युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं? मतलब किसके आदेश पर मूल अधिकारों पर निर्बंध लगाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के आदेश पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन 20-21 को छोड़कर 20-21 पर राष्ट्रपति प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ठीक है। हाँ, आगे कहता है, कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में निवास करता है किंतु भारतीय नहीं है, उसे किन अनुच्छेदों में वर्णित मूल अधिकार के अतिरिक्त सभी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं? अभी हमने बताया आपको कि 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं, बाकी सभी आपके 14, 15, सॉरी 14, इसके बाद 17, 18, 20 ये अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके लगभग पीसीएस लेवल के हैं। अगर आप इनको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, पूरे को लिख लेंगे कॉपी में, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है ये। आगे कहता है, मूल अधिकारों पर निर्बंध की युक्त निर्णय किसके द्वारा होता है? यानी मूल अधिकारों पर निर्बंध का निर्बंधन जो लगाएगा, उसका निर्णय कौन करेगा कि ये सही है या नहीं सही है? तो न्यायालय करता है। जैसे मान ली कोई संसद ने कानून बना दिया, अब ये मूल अधिकारों पर प्रतिबंध करता है या नहीं करता है, इसका निर्णय कौन करेगा? न्यायालय ही करेगा। आयन कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर स्वतः निलंबित होने वाला मूल अधिकार का कौन सा अनुच्छेद है? यानी जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है तो अनुच्छेद 19, जो अनुच्छेद 19 है, ये स्वतः समाप्त हो जाता है। आयन कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय किन अनुच्छेद के अधीन प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? यानी राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषित कर दिया गया है तो कौन से अनुच्छेद समाप्त नहीं होंगे? अनुच्छेद 19 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सभी हो जाएंगे। सिर्फ अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 समाप्त नहीं होता है। ठीक है, चाहे जितना आपातकाल लगा हुआ हो। कहता है, भाग 3 के लिए राज्य शब्द से अभिप्राय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले राज्य से है? देखिए, बताया था हमने आपको कि 12 से 35 तक मूल अधिकार वर्णित हैं, तो अनुच्छेद 12 हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि 12 में क्या है? 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो 12, अनुच्छेद 12 में है। आगे कहता है, क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? यह प्रश्न सर्वप्रथम किस मामले में उठाया गया? पहले मतलब जब संविधान हमारा बना तो हमें ये पता नहीं था कि क्या संसद सब जगह संशोधन कर सकती है। तो पता चला कोई कहता है कि नहीं कर सकती है, कोई कहता है कर सकती है। तो ये शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ मामले में ये प्रश्न उठाया गया था कि क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। पीसीएस लेवल में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वनडे में नहीं इंपॉर्टेंट है, पीसीएस लेवल तक का आपका ये इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है, संसद को एक विहित प्रक्रिया द्वारा संविधान में संशोधन करनी सकती है। यानी संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु ऐसा संशोधन संविधान के जो मूल ढांचे को नष्ट करने वाला हो, वाला ना हो। यानी देखिए, इस ये कथन किसमें कहा गया? तात्पर्य ये है कि संसद जो है संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को संशोधन नहीं कर सकती है। अगर करती है तो वो संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये किसने कहा था? ये कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरलराज। ये जो केशवानंद भारती बनाम केरलराज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है।
कि मूल ढांचे की परिकल्पना किसने दी? केशवानंद भारती ने दी थी। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 6 है। और जब संविधान प्रारंभ हुआ था तब 7 थी। संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अधीन किस मामले में विधि नहीं माना गया है? तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसे छोड़ दीजिए। कहता समता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में है? तो समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार है। किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। कानून के समक्ष क्षमता कहाँ के कॉमन विधि से लिया गया, यानी कानून से समझ जो क्षमता है ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने इंग्लैंड के कानून से लिया है। जबकि कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया है हमने? ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों पीसेस एग्जाम में आए हुए हैं। कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा। कहता धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद किस अनुच्छेद में प्रतिबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 15 एक लिखा हुआ है, लेकिन हम अनुच्छेद 15 याद रखिए। ठीक है, अनुच्छेद 15 याद रखिए। अनुच्छेद 15 में यह मना किया गया है कि कहीं पर भी कोई भी जो सरकारी स्थान है वहाँ पर धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे कहता है स्त्रियों, बच्चों, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था किस संविधान अनुच्छेद में दी गई है? तो देखिए क्या है कि जो राज्य है वो इन लोगों के लिए यानी स्त्रियों, बच्चों, पिछड़े वर्गों के लिए नए कानून बना सकता है। ठीक है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 15(3), 15(4) में, तो इसे छोड़ दीजिए, एग्जाम में नहीं आएंगे आपके। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है, 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होती है आपकी छुआछूत। ठीक है। आगे कहता है सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान, जब आप सरकारी सेवा में जाएंगे तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो कहता है वो प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 15(4) में है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण करने के मापदंड नियम करने हेतु कौन से दो आयोग गठित किए गए थे? तो काका कालेकर आयोग और मंडल आयोग, ये दोनों आयोग इंपॉर्टेंट है। तो काका कालेकर जो आयोग था 1953 में आया था और मंडल आयोग 1978 में आया था। कहता किस आयोग के अनुसार सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया गया? तो किस आयोग के अनुसार? मंडल आयोग के अनुसार। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 17 है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक पूछ रहा है आपसे, तो कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अधिनियम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अधिनियम है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, पीछे में कई बार आया है ये वाला क्वेश्चन। कहता है उपाधियों के अंत का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी कोई भी व्यक्ति जो है उपाधि नहीं धारण करेगा, जो भी गवर्नमेंट ने दी है वही उपाधि धारण करेगा, बाकी और भी कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 18 में इसको प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 18 में पाए गए अपवाद कौन कौन से हैं? तो यानी जो सैनिक संबंधी उपाधि है और विद्या संबंधी है, शिक्षा संबंधी, इन दो उपाधियों को धारण कर सकते हैं, बाकी कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। ठीक है। अब इसमें जो आती है देखिए, यहाँ से अगला क्वेश्चन है ये। कहता है सामाजिक सेवा के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री देने का प्रारंभ भारत सरकार ने कब किया था? तो 1954 में किया गया था। आगे कहता है जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न आदि उपाधियों का अंत, यहाँ पर अंत कब किया गया? तो 1977 में इसका अंत कर दिया था। यानी भारत रत्न, पद्म भूषण ये सब अंत कर दिए थे जनता पार्टी ने। कहता है किस पार्टी के पतन के बाद भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री उपाधियां पुनः प्रारंभ की गई? तो 1980 से जनता पार्टी खत्म होती है और फिर वहां पर आपकी कांग्रेस आती है, तो उसने फिर से प्रारंभ कर दिया था। भारतीय संविधान को किस भाग के अंतर्गत भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो भाग 3 को। भाग 3 बहुत बड़ा है, ये मूल अधिकार से संबंधित अब बेहद इंपॉर्टेंट भाग है, समझ लीजिए सबसे बड़ा भाग है यही। कहता है मूल अधिकार का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 1215 के मैग्ना कार्टा को, जो कहाँ पर आया था? यूके में आया था। मूल अधिकार समानता किसके विरुद्ध प्राप्त है? तो ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत
अनुच्छेद किस अनुच्छेद में उल्लेख है? यानी नैसर्गिक न्याय यानी प्राकृतिक न्याय जो होता है, ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अनुच्छेद 21 भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकार जो है आपके पूरे ही इम्पोर्टेंट है एक प्रकार से देखा जाए तो। कहता है अनुच्छेद जो 12 है उसमें व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है, तो इसके अंतर्गत कौन-कौन आते हैं? तो नागरिक भी आते हैं और गैर नागरिक भी आते हैं। सन 1967 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त अधिकार किनके विरुद्ध हैं? तो राज्य निजी संपत्तियों के विरुद्ध ये नहीं आता है। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं आता है। आगे कहता है संविधान स्वतंत्रता अधिकार उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी जो संविधान से संबंधित स्वतंत्रता अधिकार है वो कौन से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। कहता है 1978 पूर्व नागरिकों के लिए स्वतंत्रता अधिकार संज्ञा कितनी थी? देखिए 1978 के पूर्व यानी क्या था कि 1978 में क्या हुआ आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ। इसका मतलब भी वो जानना चाहता है आपसे कि 1978 के पूर्व नागरिकों के लिए स्वतंत्रता अधिकारों की संख्या कितनी थी? तब 7 थी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया तब कितनी बची? 6 बची। अब 6 पहले कितनी थी? 7 थी। तो 1978 के बाद 6 हो गई, 1978 के पहले 7 थी, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन हो गया ना। ठीक है, तो 78 में ही हुआ था। आगे कहता है संपत्ति के अर्जन धारण एवं व्ययन यानी व्यय का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, निकाल दिया गया, यानी कब हटा दिया गया? तो संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। वर्तमान समय संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये संवैधानिक अधिकार है। किसमें आपका ये 300 में है, 300 का में दिया गया है। ये संपत्ति का अधिकार वर्तमान में इसमें है। सूचना का अधिकार किस स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है और ये किसमें आपका आता है? 19 का में आता है। ठीक, आगे कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार, यानी जैसे मान लियो आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो उस पर कब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? देखिए कब लगा सकते हैं, यदि भारत की प्रभुता या अखंडता उसमें नष्ट हो रही है तब लगा सकते हैं, राज्य की सुरक्षा नष्ट हो रही है तब लगा सकते हैं, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अगर आप बना रहे हैं तब तब खत्म किया सकते हैं, लोक व्यवस्था को अगर आप हानि पहुंचा रहे हैं, लोक व्यवस्था मतलब आपका जैसे आप पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, इसको आप हानि कर रहे हैं तब प्रतिबंध आप पर लगाए जा सकते हैं। सदाचार के हितों अथवा न्यायालय के अपमान पर लगाए जा सकते हैं, शिष्टाचार पर लगाए सकते हैं, मानहानि या अपराध उद्दीन पर लगाए जा सकते हैं। इन आधारों पर आपकी बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आयन कहता है प्रेस की स्वतंत्रता में निम्नलिखित तथ्य क्या क्या हैं? यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में ही शामिल है। तो कहता है इसमें क्या कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जैसे आप डालते हो, रेट डालते हो, है ना। सूचना को प्रकाशित करने का अधिकार, अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट सूचना मिली है तो आप उसे प्रकाशित कर सकते हैं। प्रकाशित सूचना का प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं। तो ये जो अधिकार हैं तो ये सभी किसमें? अनुच्छेद 19 में। और प्रेस की स्वतंत्रता में जो आप देखते होंगे पूरा यूट्यूब है, आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है तो आप तुरंत अपलोड कर देते हैं। तो ये क्योंकि आपको अधिकार प्राप्त है उसमें। ठीक है, चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो चुप रहने का अधिकार भी एक इम्पोर्टेंट अधिकार है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये भी आपका अनुच्छेद 19 एक के का में शामिल है। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपकी मर्जी, तो चुप रहने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 में है। क्या विदेशी भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल है? तो विदेशी भ्रमण का अधिकार भी आपका 19 में शामिल है। विदेश जाने का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 19 में ही शामिल है। अनुच्छेद 19 का एक की का के तहत कौन सा मूल अधिकार शामिल नहीं है? ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। यानी देखिए आपको विरोध करने का अधिकार है लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। संगम या संघ बनाने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? वेश्याओं को और सैनिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो है संघ बना सकता है। ठीक है, बाकी ये दोनों को बैन किया गया है। कहता है भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भ्रमण स्वतंत्रता जो है नागरिकों को प्राप्त है। पूरे भारत में वो कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, सिर्फ जनजाति क्षेत्र को छोड़कर। जनजाति हैं और भी जो वर्ग जिन्हें राष्ट्रपति ने बैन कर रखा है तो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं आप, बाकी पूरे भारत में आप भ्रमण कर सकते हैं। कहता है संगम तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो अगर यदि भारत की प्रभुता एवं अखंडता या लोक व्यवस्था नष्ट हो रही तो
इस पर आपका प्रतिबंध लगा सकता है आपके संघ पर। आप देखते होंगे बहुत सारे जो कम्युनिटी होती हैं, बहुत सारे जो संघ होते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाता है, तो इसी आधार पर। संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में ही है, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 6 है। इन सब पर आप नहीं याद कर रह सकते हैं, इसलिए आप अनुच्छेद 19 पर याद रखिए, ठीक है। अनुच्छेद 20 में उपबंध अधिकार किसे प्राप्त हैं? तो अनुच्छेद 20 में उपबंधित जो अधिकार हैं वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, ठीक है। दोहरे दंड से संरक्षण का उपबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? तो दोहरे दंड से जो संरक्षण का उपबंध है वो किसमें शामिल है? अनुच्छेद 20 में शामिल है। किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, एक ही कार्य के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। मान लो उसने 2 बार चोरी की है तो उसे एक बार ही अ, ले जाया जाएगा, एक ही सजा दी जाएगी, नहीं कि दो दो बार सजा दी जाएंगी। किसी अपराध के अभियुक्त को किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसके लिए? अपने साक्ष्य पेश करने के लिए उसे हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि नहीं तुम बोलो कि हाँ तुमने चोरी की है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, कहता है अनुच्छेद 21 के अधीन दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सभी व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो। कहता है किस प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, वंचित किया जा सकता पूछा है। तो केवल विधि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसे हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विदेश जाने या विदेशी भ्रमण करने की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 के तहत है। किस मामले में माना गया है? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ में मामले में कहा गया कि विदेश जाने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन। कहता है जीविकोपार्जन अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यानी जीवन जीने का अधिकार किस में है आपका? अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जीविकोपार्जन दिया गया है, यानी जीवन जीने का अधिकार होगा यहाँ पर। जीवन जीने का जीविकोपार्जन है मतलब आपका व्यापार करने का अधिकार, वो व्यापार करने का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका जीवन जीने का अधिकार होगा, ठीक है। तो जीवन जीने का अधिकार जो किस में है आपका? अनुच्छेद 21 में। देखिए जीवन जीने का अधिकार दिया क्या है, मरने का अधिकार नहीं दिया गया। तो आपको मरने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप पुल से कूदते हो, फांसी लगाते हो, तो अगर बच जाते हो तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, आपको सजा देगी, ठीक है, क्योंकि भारत में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, मरने का अधिकार नहीं दिया गया है। आगे कहता है किस अनुच्छेद अधीन निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 के तहत आपको निशुल्क विधिक सहायता जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, अगर आप सक्षम नहीं हो, आप गरीब हो तब। क्या कुछ दशाओं गिरफ्तारी निरोध संरक्षण प्रावधान अनुच्छेद 22 में शामिल है? हाँ, तो कुछ दशाओं में आपको अनुच्छेद 22 में शामिल किया गया है कि गिरफ्तारी से निरोध किया जाएगा, नहीं गिरफ्तारी में आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत बताया जाना चाहिए, आवश्यक है। तो जिसे गिरफ्तार किया गया है तो उसे कारण बताना बताना पड़ता है कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, और ये आपका अधिकार है कि आप पूछें, ठीक है। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप नहीं पूछेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि हमारा अधिकार है ये। आगे कहता है गिरफ्तार व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त होता है? तो जिसे गिरफ्तार कर लिया गया उसे यह अधिकार होता है कि वह अपना इच्छा अनुसार किसी भी वकील को चुने, ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसके समक्ष पेश किया जाना आवश्यक होता है? तो जो निकटतम न्यायालय होता है उसके अंदर 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस वालों को पेश करना होता है उस व्यक्ति को। और इसमें जो आने जाने का जो समय लगता है, गाड़ी से आने जाने का समय, ये इसमें जोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो 24 घंटे से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट में यानी न्यायालय में पेश करना होता है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने में कौन सा समय शामिल नहीं किया जाएगा? अभी हमने आपको बताया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष लाने में रास्ते का समय नहीं जोड़ा जाता है। किस अनुच्छेद के अधीन शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया है। ये लास्ट में जोड़ा गया, आपका 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था के तहत। सन 1962 में अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन को निलंबित करने का आधार क्या था? तो अनुच्छेद 1962 में अनुच्छेद 21 को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था 1962 में, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया था, जबकि अब इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे जैसी भी स्वतंत्रता हो, चाहे जैसा आपातकाल लगा दिया जाए, तो इसे हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी बार 1971 में अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन को निलंबित करने का आधार क्या था? देखिए दूसरी बार भी किया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था तब। तो जब दूसरी बार 1971 में इसको बैन किया गया अनुच्छेद 21 को, तो पाकिस्तान पर भारत का आक्रमण, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था।
कहता है सन 1975 में अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन को निलंबित करने का दायित्व था, तो 1975 में किया गया आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, 3 बार इसे बैन किया जा चुका है। कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित, देखिए यहाँ पर 3 बार बंद किया गया है अनुच्छेद 21। अब यहाँ पर किया जा रहा है प्रावधान कि अब इसे बंद नहीं कर सकते हैं आप। ये कब किया जाएगा, कब, देखिए कब किया गया। यहाँ पर कह रहा है अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे इसे बना दिया गया कि अब कभी भी अनुच्छेद 21 बैन नहीं किया जाएगा। तो अब कितना भी आपातकाल लगता रहे तो आप अनुच्छेद 21 जो है आपका, ये कोई भी हनन नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जीवन जीने का अधिकार शामिल है। कहता है निवारक निरोध का तात्पर्य क्या है? अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाना, इसे हम बोलते हैं निवारक निरोध। जैसे मान लीजिए आप पर संदेह है गवर्नमेंट को कि आप कोई ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें भारत को खतरा है, जैसे आप किसी आतंकवादी विरोधी संगठन से बात करते हो या कुछ भी करते हो, तो तब आपको इस पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं निवारक निरोध। निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सामान्यतः कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? तो 3 महीने तक उसे जेल में रखा जा सकता है। सलाहकार परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति के द्वारा सलाह का परिषद का गठन होता है। ये आता नहीं, ये बहुत क्वेश्चन नहीं आता ये वाला। कहता निवारक निरोध अधिनियम पुनः किस नाम से जीवित किया गया? इसका नाम रख दिया गया आंतरिक व्यवस्था अधिनियम, मीसा रख दिया गया था 1971 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपके ये अधिनियम आए, कॉफी पोसा है, टोडा है, पोटा है, ये सब जो अधिनियम आए, ये सब इंपॉर्टेंट है। कहता राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब तक प्रवर्तन में रहा? तो राष्ट्रीय, जिसे हम बोलते हैं रासुका बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब तक प्रवर्तन में रहा? तो 1977 तक चलता रहा ये। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1980 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार का उपबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में शामिल है। आइन कहता है मानव के दुर्व्यवहार तथा बालात श्रम का प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? यानी मानव के दुर्व्यापार, यानी मानव की देह का व्यापार नहीं किया जाएगा, और बालाश्रम यानी बाल श्रम का यूज नहीं किया जाएगा। तो किस अनुच्छेद में बैन किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में से बैन किया गया है। ठीक है, कहता है बालकों को किसी कारखाने या खान में नियोजन से प्रतिबंध करना किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 24 में शामिल है। आगे आता है, यहाँ से अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 24 के अधीन बालक कौन है? तो 14 वर्ष से कम आयु वाला को हम बालक कहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त अधिकार किसे प्राप्त है? तो अनुच्छेद 23 वाला हो, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 23 का संरक्षण किसके विरुद्ध है? तो राज्य एवं निजी व्यक्तियों के विरुद्ध शामिल है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये 1948 में लाया गया था। संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है, यानी कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या शामिल है? धर्म को मानना, धर्म का अनुसार चलना एवं धर्म का प्रचार करना। कोई भी धर्म मानने को आपको अधिकार है, कोई भी धर्म का प्रचार करने को अधिकार है आपको। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर इस पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। कृपाण यानी तलवार धारण करने का तथा लेकर चलने का अधिकार किसे प्राप्त? तो ये सिखों को प्राप्त है। धर्म के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद व विधान मंडलों को प्राप्त है। कहता किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना क्या कहलाता है? ये अपराध है। आप किसी को जबरदस्ती धर्म नहीं अपना सकते हो कि इसे धर्म अपनाओ। धर्म के संबंध में किन राज्यों के विधानमंडलों में कानून बनाया है? तो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ने, इन सभी ने बनाया है। ये नहीं पूछता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए है। किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध प्रबंध की स्वतंत्रता उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 26 में है। क्या संसद के द्वारा स्थापित किसी संस्था को धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता है? नहीं। यानी कि अगर संसद ने कोई भी संस्था स्थापित की है तो वो धार्मिक कार्य नहीं कर सकती है।
ठीक है? वो धार्मिक कार्य नहीं करेगी। जैसे आप देखें कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या गवर्नमेंट जो संस्थाएँ होती हैं, वहाँ पर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होता है, ठीक है? बाकी प्राइवेट में हो सकता है। कहता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को किस प्रकार की क्रियाकलाप स्वतंत्रता नहीं है? तो यहाँ पर कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप नहीं हो सकता क्योंकि ये संसद के द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें होती रहती हैं जबकि सरकार इनका विरोध करती रहती है, तो ये कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं। धार्मिक एवं लोक उपकारी प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 26 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर राज्य द्वारा प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 26 में जो आपको अधिकार प्राप्त हैं, लोक नियोजन, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने अधिकार हैं सब पर प्रतिबंध लग सकता है, इन आधारों पर लगाया जा सकता है, ठीक है? कहता है धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति कौन सा अनुच्छेद प्राप्त करता है? तो अनुच्छेद 27। यदि आप धर्म में व्यय करते हैं तो आपको कर से मुक्ति यानी कर में छूट दी जाती है। पूर्णतः सरकार के खर्च पर संचालित संस्थाओं में किस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर वहाँ पर कोई धार्मिक सब्जेक्ट है तब दी जाएगी शिक्षा आपको, वैसे नहीं दी जाएगी, ठीक है? धार्मिक शिक्षा किन संस्थाओं में दी जा सकती है? तो न्याय द्वारा स्थापित एवं राज्य सरकार द्वारा प्रशासित संस्थाओं में दी जा सकती है, लेकिन जो केंद्र स्थापित करेगी वहां नहीं दे सकते हैं। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में प्राप्त है? तो अनुच्छेद 28 में प्राप्त है कि अगर कहीं पर कोई धार्मिक कार्यकलाप हो रहा है तो आपको शामिल होना है तो होइए, वरना नहीं होइए, ये आपकी स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? तो धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय ये है कि एक धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म को सहायता या बढ़ावा ना देना, ठीक है? यानी किसी भी धर्म का ना ही विरोध करना, ना ही उसका बढ़ोतरी करना। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य क्या है? राज्य जनता पर कोई धर्म अधिरोपित नहीं कर सकता है। जैसे नेपाल कहता है हिंदू राष्ट्र है ना? सऊदी कहता है कि मुस्लिम राष्ट्र है। तो यहाँ पर कोई ऐसा धर्म का संबंधी प्रावधान नहीं है कि हम घोषित कर दें कि ये हमारा ऐसा राज्य है, कोई धार्मिक राज्य है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को किस वजह से स्वीकार किया गया है? नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त कराने के लिए प्रदान ऐसी हमने घोषणा की है। अनुच्छेद 26 में प्रदत्त मूल अधिकार का प्रयोग किनके द्वारा किया जा सकता है? तो संगठित संस्थाओं द्वारा, यानी आपके जो एनजीओ होते हैं ये कर सकते हैं, कुछ संगठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 तथा एवं 30 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? तो 29-30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 29 में क्या प्रदत्त है? अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में। यानी अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि को संजोए रखें, बनाए रखें ताकि वो नष्ट ना हो जाए। कहता है अनुच्छेद 29 के अधीन अल्पसंख्यकों को से क्या अभिप्राय है? तो यानी अल्पसंख्यक क्या है? अल्पसंख्यकों से क्या अभिप्राय है? भाषा, लिपि या संस्कृति की दृष्टि से जो अल्पसंख्यक है उन्हें ही हम अल्पसंख्यक कहेंगे। तो ये अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है, कोई भी धार्मिक वस्तु हो सकता है, अपने अपने राज्य में, अपने अपने स्थान पर कोई भी अल्पसंख्यक हो सकता है, जिसकी भाषा जो कम बोलते हैं भाषा वैसी, और जिनकी संस्कृति कम बची है, तो वो सभी अल्पसंख्यक होंगे। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 30 में है। जिनके तहत आपने देखे होंगे मदरसा स्थापित की जाते हैं, है ना? ये सब इन्हीं के तहत स्थापित किए जाते हैं। आय कहता है अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है? तो अनुच्छेद 30 के अधीन वही अल्पसंख्यक हैं जिनमें धर्म और भाषा के आधार पर कम लोग हैं। कहता है राज्य धर्म या भाषा पर आधारित संस्था किस कार्य के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है, जो विभेद नहीं करेगा? तो शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने के संबंध में अब भेद नहीं करेगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में है, ठीक है? अनुच्छेद 32 सही है, जिसमें कि आपकी 5 रिटें दी गई, 5 रिटें आप दायर कर सकते हैं। कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस भाग में वर्णित मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध प्राप्त है? तो भाग 3 के विरुद्ध। अगर आपका कोई भी मूल अधिकार उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके विरुद्ध प्रदान किया गया है? तो किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है?
अनुच्छेद 32 के तहत आप दायर कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में, जो सुप्रीम कोर्ट है, और अनुच्छेद 226 के तहत आप दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, यानी उच्च न्यायालय में। ठीक। मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कौन है? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों इसके प्रहरी हैं, यानी आपके मूल अधिकारों की रक्षा करना इनका कर्तव्य है। आगे कहता है मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु किस न्यायालय में रिट दाखिल की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में। बताया कि उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक, और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। आगे कहता है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 32, बिल्कुल सही है। और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। कहता है किस अनुच्छेद मूल अधिकार प्रवर्तन हेतु न्यायालय में याचिका जा सकती है? तो अनुच्छेद 226 भी सही है और अनुच्छेद 32 भी सही है। ठीक है। कहता है अनुच्छेद 32 के उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की रिटें जारी करने का अधिकार में क्या अंतर है? यानी देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत अधीनस्थ न्यायालय यानी आपके उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। तो कहता है दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि उच्च न्यायालय के पास, यानी जो 226 के तहत आता है, रिट जारी करता है, उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा अधिकार होता है। यानी उच्च न्यायालय जो है आपका 5 से भी अधिक रिट जारी कर सकता है, और जबकि उच्चतम न्यायालय सिर्फ आपकी 5 रिट ही जारी कर सकता है, जो कि संविधान में उल्लेखित है। कहता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कितनी रिटें जारी कर सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय जो है आपकी 5 ही जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय तो आपके 5 जारी कर ही सकते हैं, इसके आगे भी कोई भी रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उच्च न्यायालय को अधिक अधिक अधिकार प्राप्त हैं इसमें। तो 5 डिफ़ॉल्ट में है, 5 आपकी सभी जारी कर सकते हैं। आगे कहता है मूल अधिकार प्रवर्तन हेतु जारी करने वाली रिटें कौन-कौन सी हैं? तो पहला है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इन पाँचों रिटों के नाम पता होने चाहिए आपको, समझ लीजिए, इन पाँचों रिटों के नाम पता होने चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण रिट एवं अधिकार प्रतीक्षा रिट, ये 5 रिट हैं। कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसे कहता जाता है? बंदी की गए व्यक्ति न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश होता है। जब भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय कोई भी जारी करता है, तो ये रिट जारी करता है कि जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसे न्यायालय लाया जाए। ठीक। आगे कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो व्यक्ति कर सकता है, स्वयं वो खुद कर सकता है, या फिर कोई उसके संबंधी जो है वो रिट दायर कर सकता है। जब गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उल्लंघन हो या अवैध हो, तो कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। यानी कोई व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, तो उसे न्यायालय में पेश कराने के लिए हम बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निम्नलिखित में से जारी नहीं की जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप देख लीजिए। कहता है जब निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय की अधिकारिता से बाहर हो, तब न्यायालय जारी नहीं कर सकता है। जब निरुद्ध व्यक्ति किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर दिया गया हो, तब भी नहीं कर सकता है। किसी अभिलेख न्यायालय या संसद द्वारा अवमानना के निरुद्ध किया गया हो, तब भी ये रिट जारी नहीं होती है। ठीक है, तो इन 3 दशाओं में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दिया है। हाँ, कहता है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्य से निर्वहन से इनकार करता है, जिसके लिए अन्य विधिक उपचार प्राप्त नहीं होता है, तो वहाँ पर कौन सी रिट जारी की जाती है? तो परमादेश रिट जारी की जाती है। यानी जो न्यायालय है वो रिट जारी करता है कि जो भी अधिकारी है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। क्या होता है, जैसे मान लो कोई सरकारी कर्मचारी वो काम नहीं करता होता है, या कोई अधिकारी होता है जब वो काम नहीं करता होता है, तो उसके लिए न्यायालय जो है रिट जारी करता है कि आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, आप अपने कर्तव्य करें। ठीक है, तो परम आदेश यानी परमादेश से ये लिया गया है। अगला कहता है क्या न्यायालय परमादेश रिट को लोक प्राधिकारी के अलावा सरकार के विरुद्ध भी जारी कर सकता है? हाँ। अगर मान ली कोई जो नेता है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके तहत भी न्यायालय परमादेश रिट जारी कर सकता है। ठीक है। परमादेश रिट न्यायालय का किस प्रकार का आदेश होता है? ये सरकार या लोक प्राधिकारी को उसके विधिक कर्तव्य पालन करने का अधिकार होता है, कि जो उसे अधिकार दिए गए हैं, जो उसे काम दिया गया है, उस काम पर वो ध्यान दे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रेट है ये। आप किसी भी नेता के खिलाफ परमादेश रिट जारी करवा सकते हैं अगर वो काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे कहता है परमादेश रिट के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो कोई भी रिट आवेदन कर सकता है, कोई व्यक्ति जिसके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो। परमादेश रिट
किस न्यायालय में जारी की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय में जारी की जा सकती है और उच्च न्यायालय में जारी की जा सकती है। परमादेश रिट किन आधारों पर जारी की जा सकती है? तो मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु, संविधान विधि या विधि के नियमों द्वारा अध्यारोपित कर्तव्यों के पालन हेतु, न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु, और लोक प्राधिकारी पर संविधान या विधि द्वारा अध्यारोपित कर्तव्य का पूरा करने हेतु, असंवैधानिक विधि के प्रवर्तन के रोकने हेतु। ठीक है। परमादेश निम्नलिखित परिस्थितियों में जारी नहीं की जा सकती है। ये रिट कब जारी नहीं होती है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध एवं उनके पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य के पालन हेतु राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होगी। संविधान की विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने हेतु भी जारी नहीं होती है। अगर ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तब ये जारी नहीं होती है, इनके खिलाफ जारी नहीं होती है। ये इनके विशेषाधिकार होते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के। कौन सी दो रिटें एक साथ जारी की जा सकती हैं? तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण, यहाँ पर उत्प्रेषण होगा। ठीक है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रिट दोनों एक साथ जारी की जा सकती हैं। ठीक है। कहता है अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो अधीनस्थ यानी ऊपर वाला जो न्यायालय है आपका उच्चतम न्यायालय है, तो ये अपने अधीनस्थ न्यायालयों में जारी कर सकता है। तो कौन सी रिटें हैं? प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट होगा। उत्प्रेषण रिट होगा यहाँ पर। प्रतिषेध रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को कहाँ काम करने से रोक दिया जाता है? तो प्रतिषेध माने मतलब होता है मना करना, तो ये मना करने वाली रिट होती है। तो ये अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है कि जो छोटे न्यायालय हैं वो अपना ये वाला काम ना करें, ये वाला काम उच्च न्यायालय का यहाँ पर भेज दें। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए अपनी अधिकारिता से बाहर काम करने के लिए मना किया जाता है। कहता है प्रतिषेध रिट किस न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है। ठीक है। आगे कहता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को क्या निर्देश दिया जाता है? कि उनके पास लंबित मामलों को न्याय निर्णय हेतु वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का कष्ट करें। प्रतिषेध रिट एवं उत्प्रेषण रिट में अंतर क्या होता है? प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकारिता से बाहर कार्य करने से रोकती है, जबकि उत्प्रेषण रिट अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अधिकारिता से बाहर किए गए कार्यों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए रोकती है। ठीक है। दोनों में से अंतर है। कहता अधिकार परीक्षा रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो अधिकार ताड़ित लोक पदाधिकारी करने वाले व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अधिकार परीक्षा रिट ऐसी रिट है आपकी, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है जो किसी पद पर बैठा हुआ है और वह उसे अधिकार प्राप्त नहीं है, तो तब ये रिट जारी की जा सकती है तो कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हो, इस अधिकार किस अधिकार से। ठीक है। तो तब ये रिट जारी की जा सकती है, तो उससे पूछती है न्यायालय कि आप किस अधिकार से पद पर बैठे हुए हो। कहता अधिकार परीक्षा रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके पद से निष्कासित किया जा सकता है? तो अवैध रूप से लोक प्राधिकारी का पद धारण करने वाले व्यक्ति को। ठीक है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। हमने कई बार पढ़ा है 44वां। चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो इसे हम मुक्त आयुक्त बोलते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में उपनिहित है? तो 300 का में उल्लिखित है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब बनाया गया, यानी कब पारित हुआ? तो 1978 में। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के किस अधिकार द्वारा वंचित किया जा सकता है? तो विधि के द्वारा प्राप्त अधिकार पर उसे वंचित कर सकते हैं। अनुच्छेद 34 के अधीन मूल अधिकार किस क्षेत्र में निर्बंधित किए गए हैं? तो जिस क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्तन में होती है, यानी जिस पर सैन्य कानून लागू होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर अगर सैन्य कानून लागू हो गए हैं तो वहाँ पर आपके मूल अधिकार प्रतिबंध हो जाते हैं। जैसे अधिकतर ये चीज़ें आपके पूर्वोत्तर राज्यों में होती रहती हैं। अनुच्छेद 34 के अधीन मूल अधिकार पर निर्बंध किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा विधि के आधार पर। ठीक है। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर किस अनुच्छेद के मूल अधिकार स्वतः निर्बंधित हो जाते हैं? तो जब भी आपका 352 है अगर लागू हो गया है, आपात उपबंध लागू हो गया है, तो अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतः बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहता राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करके मूल अधिकारों को हम बंद कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी बंद नहीं होंगे। ठीक है। अनुच्छेद कहता मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसको है?
तो संसद को है मूल अधिकारों में संशोधन करने का शक्ति किसको है? संसद को है, जबकि मूल ढांचा जो है ये नहीं बदलना चाहिए। आगे कहता है किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार को राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति अधिसूचना समाप्त नहीं कर सकता है? तो किन अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके भी समाप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे कहता है संसद द्वारा मूल अधिकार के संशोधन की परिसीमा कहाँ तक है? यानी जो संसद है मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, वो सीमा कहाँ तक है? तो कर सकती है, खूब करे, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है वो ना विनिष्ट होने पाए, वो नष्ट ना होने पाए, ठीक है। मूल अधिकारों के उपांतरण की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो अनुच्छेद 33 में मूल अधिकारों के उपांतरण से शक्ति प्राप्त है। ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने मूल अधिकार संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, जितने प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको हमने कवर कर लिया है। और मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिकार है और सबसे बड़ा भाग है भाग 3 हमारे संविधान का। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मिशन ग्रीन इंडिया के तहत आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक पर्यावरण संबंधी संरक्षण अधिकार है। और पर्यावरण हमें शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध श्वास लेने का अधिकार है। ये हमारे मूल अधिकार में भी उल्लेख है, अनुच्छेद 21 अभी हमने आपको बताया। क्योंकि जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक हम हमारी जो जीवन प्रत्याशा है वो घटती ही जाएगी। आप दिल्ली में देख लीजिए, है ना, क्योंकि वहाँ पर शुद्ध वातावरण नहीं मिल पा रहा है। तो उसी के तहत जो हमारा प्रोजेक्ट है वो उसमें पेड़ लगाने हैं, बस पेड़ ही लगाने हैं, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो ज़रूर जुड़ें, मिशन के साथ ज़रूर जुड़ें। मिशन ग्रीन इंडिया के तहत आपके साथ के साथ ही मिशन सफल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।